हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर किसका? करंट अफेयर पूरे उत्तर प्रदेश का। पिछले 6 मंथ के जो भी करंट अफेयर हमारे बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हम कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम किस टाइप से करेंगे? पहले थ्योरी करेंगे, उसी का जो आपके घटना सार बुक में करंट अफेयर दिया गया, ये सब घटना सार का ही है। घटना सार में जो करंट अफेयर दिया गया उसको हम इस पॉइंट वाइज के फॉर्म में थ्योरी बनाए हैं। इसके बाद इस नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले जो घटना सार में वन लाइनर क्वेश्चन आता है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। लगभग 400 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन थे। उन 400 प्लस क्वेश्चन को आप जाकर देख लीजिए। हमने पूरा कंप्लीट किया है। एक प्लेलिस्ट होगा करंट अफेयर 2025, उसमें सब कुछ आपका पड़ा होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगेगा प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। पहला हमारा जो करंट अफेयर बना है इसके बारे में देखते हैं। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2025 की बात है। कब? 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में, कहाँ पर? लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो आपको ये याद रखना होगा, बसंत कुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, आज़ादी के बाद के महान नायकों, जैसे जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले नहीं, 1947 के बाद कह रहे हैं, जो महान नायकों के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण करवाया है। अब देखिए, यह कुल कितने एकड़ में फैला होगा? कुल 65 एकड़ में फैले इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किसकी किसकी प्रतिमा होगी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा प्रतिमा होगी। आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी प्रतिमा। 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं स्थापित किया जाएगा। कितनी? 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का प्रतीक हैं। इस प्रेरणा स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। मतलब अगर आप वहां पर टहलने जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? एक संग्रहालय भी होगा, वहां पर म्यूजियम होगा, वहां पर जाकर आप कुछ उनसे रिलेटेड चीजें दी गई होंगी, उनको आप देख सकते हैं। जहां राष्ट्र निर्माण में दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान की जानकारी देगी। जो उनके योगदान है राष्ट्र के निर्माण में, उसकी जानकारी देंगे। अब देखिए, हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं, क्या देखते हैं, इसके एमसीक्यू देखते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू इसका क्या कहता है। अब पढ़िए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2025 को कहाँ पर? लखनऊ में बसंत कुंज योजना निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अब देखिए, पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बसंत कुंज योजना में किसका उद्घाटन किया? यहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। क्या ये सही है हमने जो पीछे पढ़ा? हाँ, एकदम सही है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल कुल 65 एकड़ में, क्या कर रहे हैं, कुल 65 एकड़ में फैला हुआ है। कितने? 65 एकड़ में फैला हुआ है। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट की कांस्य प्रतिमा, ये याद रख लेंगे। ये भी पूछ सकता है, किसकी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा। यह प्रेरणा स्थल केवल स्मारक विकसित किया जाएगा, संग्रहालय की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, यहाँ पर संग्रहालय की व्यवस्था है। तो आपका पहला और दूसरा एकदम सही हो गया। देखिए, पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे पढ़िए ताकि आपका हर चीजें तैयार हो सके, ठीक है। सब कुछ आपका घटना सार का ही, पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है पढ़ लीजिए। जो भी आपका पेपर है जिसमें आपका यूपी करंट अफेयर पूछा जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला ही सही हो गया, ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस पर बेस है। कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
जो कुशीनगर है वहां पर यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि यूपी की पहली स्पेस लैब कहाँ तैयार की जाएगी, तो यूपी की पहली स्पेस लैब कुशीनगर में तैयार की जाएगी। अब देखिए, कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका, देखिए वहां की एक नगर पालिका है पडरौना, जो लोग वहां से होंगे उनको पता होगा, पडरौना नगर पालिका में 15 लाख की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित किया जाएगा। देखिए वहां पर क्या है, पहली स्पेस लैब स्थापित की जाएगी। अब देखिए यह किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक व्योमिका व्योमिका स्पेस है और इसरो के सहयोग से ये संचालित होगी। किसके सहयोग से संचालित होगी, व्योमिका स्पेस है ये, मतलब निजी कंपनी कोई होगी, और ये इसरो इसरो के बारे में आप सब जानते हैं, तो इसरो के सहयोग से अब ये संचालित होगी। यहाँ देखिए, नारायणी नदी के जीरो बांध तट पर क्या है, करें, नारायणी नदी है, इसके जीरो बांध तट पर कंसेट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता ने छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान की जिज्ञासा को उड़ान दी थी। देखिए वहां पर कोई कंसेंट चल रहा था, तो वो नारायणी नदी के जीरो तट बांध पर, तो छात्रों ने सोचा कि क्या इतना अच्छा, मतलब छात्रों को जिज्ञासा को देखते हुए वहां के एक सांसद है, सांसद का नाम है शशांक मणि, ठीक है, इनका नाम है शशांक मणि। अभी देखिए इनके बाद निकाय स्तरीय स्पेस लैब, उसे अब बुनियादी ढांचा प्रदान की जाएगी। देखिए पहले तो वैसे ही एक कंसेंट बनाया गया कि लोगों, मतलब बच्चों को बता वहां बुलाया गया कि आप सबको एक स्पेस लैब मतलब के बारे में जान, मतलब अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दिया जाएगा। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए वहां के जो सांसद हैं, देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले कुछ दिनों में कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कंसेंट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इन्हीं के मतलब पहल पर, ठीक है, जिससे 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने खुद के बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए थे। मतलब जो जैसे होता ना कि आप सब स्कूल में हैं, तो कोई मिनी रॉकेट बना दिए, सैटेलाइट बना दिए, ठीक है, तो उसको लॉन्च कर दिए, मतलब एक डमी टाइप का उसको लॉन्च कर दिए, तो वो वही होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के, युवा वैज्ञानिकों के जिज्ञासा को देखते हुए कुशी के पडरौना में ये क्या किया जाएगा, स्पेस लैब स्थापित किया जाएगा। क्या स्पेस क्या स्थापित किया जाएगा, स्पेस लैब स्थापित किया जाएगा। बस इतना ही करंट अफेयर आपको पढ़ना है, सब दिमाग में इतना रखना है, कुशीनगर जो यूपी का है, वहां पर एक पडरौना नगर पालिका है, 15 लाख रुपए की लागत से स्पेस लैब स्थापित कर रही है। किसके सहयोग से, व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से। बस अब चलते हैं, हम इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन क्या करा है। कह रहे हैं कुशीनगर में स्थापित यूपी की पहली स्पेस लैब के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऐसे ही तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जो पीसीएस का होता है। कह रहे हैं कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका 15 लाख की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। करें, प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है, हाँ सही है। अब देखिए यह करें, यह स्पेस लैब व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ना है, तो हाँ सही है। छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से, मतलब अंतरिक्ष की बातें, मतलब अच्छी अच्छी चीजें से उनको रूबरू कराना है। बस ये भी आपका सही हो गया। करें, देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर नारायणी नदी में पर आयोजित मॉडल रॉकेटरी और कंसेंट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता में 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। बस वो आपने थ्योरी पढ़ा, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिए, बस आपका हो गया, ठीक है। बस इससे ज्यादा अगर देखिए, अब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस टाइप, अगर इस थ्योरी से, मतलब इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप कर देंगे, ठीक है। चढ़ते हैं, नहीं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि शाहजहां और भदोही में दो राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर स्थापना की जाएगी, शाहजहांपुर में और भदोही में, ठीक है, यहाँ दोनों। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में, कब करें, 22 दिसंबर 2025 में, किसकी बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, शाहजहांपुर और भदोही, भदोही को संत रविदास नगर भी बोला जाता है, इतना याद रख लेंगे, भदोही को संत रविदास नगर भी बोला जाता है।
2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब देखिए वो राज्य विश्वविद्यालय क्या है? शाहजहांपुर में कौन-सा बनेगा? स्वामी सुखदेवानंद, ठीक है? शाहजहांपुर में कौन-सा बनेगा? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है? 1 मिनट आपको मैंने मैप ला दिया है, अब मैप में देखिए, कह रहे हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर कहाँ पे है? तो शाहजहांपुर आपका यहाँ पे पड़ जा रहा है, ठीक है? शाहजहांपुर, ये देखिए शाहजहांपुर यहाँ पे पड़ जा रहा है और भदोही यही बनारस के पास में है, ठीक है? ये बनारसी, इसी के ऊपर यहाँ पर संत रविदास ने बना रही है, देखिए यहाँ भदोही है, ठीक है? ये यहाँ पर और यहाँ पर दो आपके विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। शाहजहांपुर में क्या नाम होगा? स्वामी सुखदेवानंद, सुखदेवानंद, तो याद रख लेंगे यहाँ का नाम होगा सुखदेवानंद, देवानंद यहाँ विश्वविद्यालय होगा। और यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम होगा, ये देखिए, काशी नरेश विश्वविद्यालय, याद रख लेंगे। संत रविदास नगर में कौन सा होगा? काशी नरेश, काशी नरेश विश्वविद्यालय। तो दोनों याद रख लेंगे, कहाँ पर काशी नरेश होगा और कहाँ पे सुखदेवानंद। हमने मैप में दिखा दिया, अब आपको क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर संत रविदास नगर में काशी नरेश विश्वविद्यालय होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षण कार्य ये प्रारंभ हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? तो कहीं पे प्रारंभ करेंगे फिर वहीं से आगे कर देंगे, ऐसा ही होता नहीं है कि वहां पहले क्लास चलती है। तो शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उन्नयन कर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट है, कहाँ पर? शाहजहांपुर में, ये शाहजहांपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट है। इसके अंतर्गत एक संचालित शैक्षणिक संस्थान है, उसको उन्नयन कर मतलब उसको अपग्रेड करके, याद रख लेंगे, उसको अपग्रेड करके स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। मतलब सरकार से ट्रस्ट ने कहा कि यहाँ पर ये आप इसको जो अब यहाँ पर संचालित हो रहा है मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट, इसको आप एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए ट्रस्ट की ओर से लगभग 20.03 एकड़ की भूमि भी दी गई है और 108.3 करोड़ की चल अचल संपत्ति सरकार को सौंपी गई है। तो ये जो मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट है, जो लोग यहाँ से होंगे शाहजहांपुर से, उनको पता होगा कि मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट ने क्या क्या दिया है, 20.03 एकड़ की भूमि भी सरकार को दिया है और 108.03 करोड़ की चल अचल संपत्ति भी सरकार को दिया है। और किस लिए? ये यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। इसके संबंध में राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच एक समझौता भी हुआ है। कब समझौता हुआ है? 9 दिसंबर 2025 को ये समझौता हुआ है। 9 दिसंबर 2025 को समझौता हुआ है, ये याद रख लेंगे। भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अब देखिए भदोही में क्या है, भदोही में एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय है यहाँ पे। कौन सा? काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज है ना, तो यहाँ पर है। अब इसी को अपग्रेड करके काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको अपग्रेड करके काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शाहजहांपुर और भदोही में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025, यहाँ पीछे हमने क्या देखा था, यहाँ 22 दिसंबर 2025 देखा है, ठीक है? 22 हुई कैबिनेट बैठक में 2 राज्य विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई। तो हाँ, 2 राज्य विश्वविद्यालय को हम मंजूरी दी गई, पूरे सही है। करें शाहजहांपुर और संत रविदास नगर में प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू होगी। हाँ, 2025-26 से पढ़ाई शुरू होगी। संत रविदास नगर को भदोही के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, संत रविदास नगर को भदोही के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 तीनों ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन इसके बारे में है, देखिए, स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड करके यह अपग्रेड कर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा, सही है। इसके लिए ट्रस्ट द्वारा लगभग 10.03 एकड़ की भूमि और 108.03 करोड़ की संपत्ति सौंपी गई है रुपए की, लेकिन ये एक 10.3 नहीं है, 20.03 यहाँ पर है। यहाँ पर पिछले देखिए,
यहाँ पर क्या किया गया, 20.03 एकड़ की भूमि सौंपी गई है, ना कि 10.3 एकड़ की भूमि सौंपी गई है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। काशी नरेश विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, भदोही संत कबीर रविदास नगर में है। ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को, देखिए ये क्या है, पीजी कॉलेज है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उन्नयन कर मतलब अपग्रेड कर दिया गया है, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। तो हाँ सही है ये भी। यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया जाएगा। नहीं, निजी क्षेत्र का नहीं, ये सरकार का, यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट का सहयोग होगा, इसके लिए विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार और संबंधित ट्रस्ट के बीच 9 दिसंबर 2025 को समझौता हुआ है काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही के लिए। तो हाँ सही है। तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं, ये भी गलत है आपका, क्योंकि राज्य सरकासी नरेश के लिए समझौता नहीं हुआ ट्रस्ट के। वो शुक्रादेव जो वो शुक्रदेव विश्वविद्यालय है, उसके लिए समझौता हुआ है। ये भी गलत है आपका, सी वाला सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, पहला हुआ, इसके काशी नरेश के लिए नहीं समझौता हुआ है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं, नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय के बारे में आप देखिए, लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, 7 जिलों को मिलाकर काशी बिंद क्षेत्र का गठन को मंजूरी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम। ठीक है, जो आपके बुक में है वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, बट थोड़ा सा अच्छे वे में लिख के बताया जा रहा है। 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या हुई थी, अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई थी। वहां भी कैबिनेट बैठक, यहाँ भी कुछ किया गया। ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र SCR, जो राज्य राजधानी क्षेत्र होता है SCR की तर्ज पर सरकार ने क्या किया है, काशी विश्व क्षेत्र KVR, याद रखिए KVR के गठन का निर्णय लिया है। अब देखिए इसमें काशी विंध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले इसमें आएंगे। तो वाराणसी और विंध्याचल मंडल के इसमें 7 जिले आएंगे। अब कौन कौन से जिले आएंगे ये देखते हैं। यहाँ पर वाराणसी आएगी, जौनपुर आएगा, चंदौली आएगा, गाजीपुर आएगा, मिर्जापुर आएगा, भदोही आएगा, सोनभद्र आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हो गए। इनका नाम याद रख लेंगे कि KVR, अगर यही पूछेगा कि जो काशी विंध्य क्षेत्र KVR बन रहा है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो कोई ऐसा जिला दे देगा जो शामिल नहीं होगा, वहां पर प्रयागराज दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाराणसी शामिल है, जौनपुर है, चंदौली है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, भदोही है, सोनभद्र है। अभी आगे आपको याद ही हो जाएगा। सभी संबंधित जिलों में आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। KVR के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। हाँ, काशी बिंद क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं, ये भी होगा, सुनियोजित विकास होगा, ये भी सही होगा। काशी बिंद क्षेत्र की मौजूदा आबादी कितना है, 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है कि काशी बिंद क्षेत्र की जो आबादी है 2 करोड़ है। इसके विकास में सरकार की कोई भार नहीं आएगा। ठीक है, सब विकास से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा। काशी बिंदु क्षेत्र प्राधिकरण का दायरा लगभग कितना है, यहाँ पर 23,815 वर्ग किलोमीटर है, याद रख लेंगे, 23,815 वर्ग किलोमीटर का होगा। ठीक है, काशी बिंदु क्षेत्र का जो प्राधिकरण का दायरा होगा। अब देखिए वाराणसी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,535 वर्ग किलोमीटर। कह रहे हैं जौनपुर का 4,038 है, चंदौली का 2,541 है, गाजीपुर का 3,377 है, मिर्जापुर का 4,521 है, भदोही का 1,105 1,015 है, और सोनभद्र का 6,788 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एक बार PCS में पूछा गया था कि ऐसे ही 3 4 जिले दिए गए थे, तो वहां बताया गया था कि इसका क्षेत्रफल मतलब ज्यादा है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बनारस का क्षेत्रफल 1,535 किलोमीटर है। इस जौनपुर सबसे ज्यादा, इसमें किसका क्षेत्रफल आ रहा है, सोनभद्र का। सोनभद्र का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, मतलब सोनभद्र अपनी सबसे ज्यादा जमीनें दे रहा है। इसके बाद कौन दे रहा है, इसके बाद जौनपुर दे रहा है। तो
जौनपुर नहीं, मिर्जापुर दे रहा है। मिर्जापुर आपका 4521 दे रहा है, फिर जौनपुर आपका दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे। इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का, जबकि सबसे कम किसका है? चंदौली का है। चंदौली का क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ पर देखते हैं कितना है चंदौली का। यहाँ पर 2500 एकड़ नहीं, चंदौली का क्षेत्रफल सबसे कम नहीं है, तो वाराणसी का क्षेत्रफल, भदोही का सबसे कम होगा। ठीक है, भदोही का क्षेत्रफल सबसे, यहाँ भदोही लिख दीजिए, भदोही का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के अपने सुझाव और सरकार को दिया है। प्रस्ताव के अनुसार क्या होगा? केवीआर की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो जो ये केवीआर बन रहा है, केवीआर, इसके कार्यकारी मतलब समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। प्रमुख सचिव जो आवास होंगे, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल में कमिश्नर सदस्य होंगे। ठीक है, विंध्याचल के जो कमिश्नर होंगे वो सदस्य होंगे। वाराणसी के जो मंडलायुक्त सदस्य वो सचिव। ठीक है, ये याद रख लेंगे। केबीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? ये इसके प्रमुख सचिव होंगे, आवास जो हमारे उत्तर प्रदेश के उसके। ले देखते हैं। अब देखिए, काशी बिंद क्षेत्र केवीआर के गठन के संदर्भ में कह रहे हैं। काशी बिंद क्षेत्र के गठन का निर्णय 22 दिसंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ठीक है, सही है। काशी बिंद क्षेत्र की गठन के राजधानी क्षेत्र एससीआर की तर्ज पर किया जाएगा। सही है। काशी बिंद क्षेत्र केवल वाराणसी मंडल के जिले शामिल किए, करें केवल वाराणसी मंडल के जिले शामिल किए गए, नहीं वाराणसी मंडल के नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर वाराणसी और विंध्याचल मंडल के जिले शामिल किए गए हैं। याद रखिए, वाराणसी और विंध्याचल मंडल के, यहाँ पर विंध्याचल भी होगा। ठीक है, विंध्याचल मंडल के भी जिले शामिल किए गए हैं। तो ये भी सही है, ये गलत है आपका। 1 और 2 आपका सही है। नहीं देखते हमारा क्या करें। अब काशी बिंदु क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, ये 7 जिले शामिल है। तो काशी बिंदु क्षेत्र में वाराणसी शामिल है, जौनपुर शामिल है, चंदौली शामिल है, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र शामिल है। हाँ सही, इन 7 जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र सबसे बड़ा जिला है। फिर इन 7 जिलों में क्षेत्रफल में की दृष्टि से सोनभद्र सबसे बड़ा जिला है, और 7 जिलों की क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही सबसे छोटा जिला है। हाँ, भदोही सबसे छोटा है और ये सोनभद्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो डी वाला याद रख लेंगे। केवीआर, अब केवीआर हमने बता दिया है, 22 दिसंबर को बैठक हुई थी सॉरी ये योगी आदित्यनाथ जी की। फिर उसी में ये निर्णय लिया गया कि केवीआर का गठन किया जाएगा। याद रख लें, काशी विंध्य क्षेत्र रीजन होगा। ठीक है, काशी विंध्य क्षेत्र रीजन। ठीक है, ये हो केवीआर होगा। ठीक है, तो केवीआर के बारे में इतना याद रख लेंगे। काशी बिंदु क्षेत्र विकास प्राधिकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार। काशी बिंदु क्षेत्र प्राधिकरण का कुल दायरा 23,815 वर्ग किलोमीटर का होगा। सही है। केवीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। नीति आयोग के काशी बिंदु क्षेत्र के सतत विकास के लिए सरकार को सुझाव नहीं दिए गए हैं, ये गलत है। नीति आयोग का सुझाव दिया गया है। 1 और 2 सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। कह रहे हैं वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। देखिए, वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन कब किया जाएगा? 11 दिसंबर 2025 से गंगा में शुरू किया गया। कब किया? ये तो हो ही गया, 11 दिसंबर 2025 से ये कहाँ पर होगा? गंगा में शुरू किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी। तो याद रखेंगे, पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर? यहाँ पर गंगा में, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई गई। नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी के लिए हरी झंडी दिखाई गई। वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा की। ठीक है, कहाँ पर? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल वाराणसी में बनाए जाएंगे। कब? शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। जो ये हाइड्रोजन पोत का निर्माण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। ये जो आपका
वाटर टैक्सी है, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। कितने यात्री बैठ सकते हैं? 50 यात्री बढ़ सकते हैं। 7 से 9 समुद्री मील की गति से 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। मतलब ये 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है, इसके बाद फिर भरवाना पड़ेगा। यह जलयान गंगा के घाटों पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन की राह खोलेगा। ठीक है। अब अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, वाराणसी देश की पहली हाइड्रोजन वाटर सर्विस के संचालन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 को गंगा नदी में प्रारंभ किया गया। सही है, गंगा नदी में प्रारंभ। यह स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था। क्या यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था? तो हाँ, यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था। यह वाटर टैक्सी 12 से 14 समुद्री मील की गति 10 घंटे तक गति से 10 घंटे तक चल सकती है। नहीं, 8 घंटे तक चल सकती है। तो कितने घंटे तक? 8 घंटे। यहाँ लिखा गया है 7 से 9 समुद्री मील की गति से 8 घंटे तक चल सकती है, ना कि 10 घंटे तक चल सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये वाला गलत हो गया, तो कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा-सा दोनों ही थ्योरी में लाना और ये भी लाना थोड़ा-सा मेहनत लगा, लेकिन मैं सोचा कि आपको याद हो जाए, ठीक है? याद करने के लिए, नहीं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही ले आता। तो प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है? इसीलिए मैं लाया हूँ। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी से जुड़ी बुनियादी ढांचे करें, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। पेपर में क्या दे सकता है? कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने नमो घाट से वाटर टैक्सी को हरी हरी झंडी दिखाई, तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? उन्होंने ही किया, सर्बानंद सोनोवाल ने। इस अवसर पर वाराणसी में शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बस बनाए जाने की घोषणा किया गया। तो हाँ, सही है, शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। इस परियोजना की निजी भागीदारी के माध्यम के बिना केंद्र सरकार की भागीदारी से शुरू किया गया। कर इस पर यह परियोजना निजी निवेश के माध्यम के बिना केंद्र सरकार की भागीदारी से शुरू किया गया है। करें, तो ये गलत है, ठीक है? यहाँ पर निजी निवेश की भी भागीदारी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या है स्टेटमेंट आपका, क्या है? सही है। तो पहला और करेक्ट पूछा था, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। नहीं, देखते हैं हमारा करें। अब देखिए, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। करें, लजीज जायकेदार खान पान व पाक कला से देश विदेशी मेहमान को आकर्षित करने वाले नवाबों का शहर कौन सा है? तो नवाबों का शहर लखनऊ है। अब देखिए, गैस्ट्रोनॉमी यही होता है जो अपने खान पान के लिए ही प्रसिद्ध हो। विश्व के उन 58 शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें यूनेस्को के अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल करने की घोषणा किया है। मतलब लखनऊ को यूनेस्को ने कहा है, आइए हमारे यूसीसीएन नेटवर्क में शामिल हो जाइए। मतलब उन्होंने शामिल ही कर लिया है। इसकी घोषणा कब हुई? 31 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई। कब हुई? 31 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, करें यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है, जिसमें क्या क्या कहा किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या किया जाता है। शिल्प और लोक कला में जो महारत जो सिटी हासिल रखता है, उसको यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं आपका डिजाइन में जो रहता है, जैसे डिजाइन में आपका जय हो ये सब हो। फिल्म अभी आएंगे यहाँ पर कुछ। यहाँ देखिए, फिल्म में भी है, और गैस्ट्रोनॉमी पाक कला मतलब खान पान में, साहित्य में, मीडिया कला में, संगीत में और वास्तुकला में। यहाँ पर इतने लोग क्या हैं, इतने में मतलब इनका ये श्रेणी में डिवाइड किया गया है। मतलब इसमें अगर जो जो होगा वो आ जाएगा। अब देखिए, आर्किटेक्चर में इसी वर्ष 2025
कि 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया। आर्किटेक्चर को इसी वर्ष से, तो जो आर्किटेक्चर है उसको इसी वर्ग से ही शामिल किया गया था। क्रिएटिव्स पहले 7 थे, अब 8 हो गए, है ना। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल किया गया। तो लखनऊ अभी गैस्ट्रोनॉमी इस वाले में शामिल किया गया, गैस्ट्रोनॉमी वाले में। इस बार 58 शहरों के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क को शामिल करने का निर्णय लिया गया। 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद यूनेस्को में 83वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में यह फैसला लिया गया। कहाँ पर? समरकंद की बैठक हुई थी, समरकंद की, उसी में यह फैसला लिया गया था कि ये इसको शामिल किया जाए। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाले अब शहरों की संख्या कितनी हो गई है? 408 हो गई। मतलब अब पूरा कितना हो गया यूसीसीएन में? यूसीसीएन में अब पूरा 408 है, मतलब ये शहर शामिल हो गया जो 100 से अधिक देशों में स्थित है। लखनऊ इसमें शामिल हो जाने के पश्चात यूनेस्को क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या अब कितनी हो गई है? 9 हो गई। पहले भारत के शहरों की संख्या 8 थी, अब क्या हो गया? 9 हो गया। कौन कौन से हैं? देखिए, जयपुर भी शामिल हो गया है। हमने कहा था ना शिल्प और लोक कला की श्रेणी में ये जयपुर है। वाराणसी शामिल है पहले से ही, चेन्नई शामिल है, हैदराबाद शामिल है, मुंबई शामिल है, श्रीनगर शामिल है, ग्वालियर शामिल है और कोझिकोड शामिल है। अभी हम सबको बताएंगे कौन किस में शामिल है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जयपुर किस में? 2015 में ये शामिल हुआ था। किसमें? शिल्प और लोक कला की श्रेणी में कौन शामिल हुआ था? जयपुर शामिल हुआ था। वाराणसी किसमें शामिल हुआ था? 2015 में। ये संगीत श्रेणी में। तो वाराणसी और ग्वालियर दोनों याद रख लेंगे। वाराणसी घराना नहीं होता, आपने बहुत बार पढ़ा होगा वाराणसी घराना, ठीक है। तो वाराणसी और ग्वालियर देखिए ये दोनों किस में हो गए? ये दोनों संगीत में हो गए, ठीक है, 2015 में, और ये 2023 में शामिल हुआ। चेन्नई को 2017 में संगीत श्रेणी में शामिल किया गया था। चेन्नई को भी संगीत श्रेणी में। हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी। अब हैदराबाद की बिरयानी आपने बहुत सुना होगा कि हैदराबाद की बिरयानी, ठीक है, और लखनऊ के तो फेमस है ही हैं फूड्स। मुंबई के याद रखेंगे 2019 में फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया था। मुंबई को 2019 में फिल्म श्रेणी में। श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में शामिल किया था। अब देखिए कोझिकोड ऐसा शहर है जिसको 2023 में साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। तो याद रख लेंगे ये साहित्य, तो ये यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में ये सब शामिल हो गया। अगर मैं पूछूं वाराणसी बताइए, तो आप बोलेंगे संगीत। हमने कहा चेन्नई बताइए संगीत, हैदराबाद बताइए तो गैस्ट्रोनॉमी। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि गैस्ट्रोनॉमी में भारत का अभी, ऐसे पूछेंगे कि लखनऊ अभी गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, इसके पहले कौन सा शहर ऐसा है जो गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो चुका है? तो आपको ऑप्शन दे देंगे 4, तो आप 4 कौन है? हैदराबाद अब लगा दीजिएगा, ठीक है, हैदराबाद, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। करें यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने, लखनऊ के शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। करें यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी मतलब श्रेणी में शामिल किया गया। सही है। यह निर्णय समरकंद में आयोजित 43वीं 43 जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया। अब आपके पेपर में यहाँ 43वीं के स्थान पर 42वीं दे देगा, फिर आपको गलत कर देंगे, तो ये याद रख लेंगे 43वीं एकदम सही है। लखनऊ शामिल होने के बाद भारत के क्रिएटिव संख्या की 9 हो गई है। यहाँ 10 दिया गया है, अभी हमारा 9 हो गया है, ना कि 10 हो गया है। तो 1 और 2 सही होगा, ठीक है, 1 और 2 सही होगा, आपका तीसरा वाला गलत होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें 24,497 करोड़ रुपए का ये उत्तर प्रदेश में एक अनुपूरक बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही है, इसमें देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को क्या किया था? विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 24,496, ठीक है, याद रख लेंगे 24,496.98, तो उसको बोल दिया गया है 24,497, बस इतना याद रखें। अब इतना कितना बोला है? 24,497, ठीक है, ये बोल दो, मतलब मोटा मोटा अनुपूरक। इसमें औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए बिजली
ये चुनौतियों और नगर विकास और स्वास्थ्य के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करें कुल अनुपूरक बजट आधे से भी ज्यादा है। कुल अनुपूरक बजट का क्या है? आधे से ज्यादा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते कहा कि 2025-26 में लगभग कितना 8,87,036 करोड़ रुपए का बजट था। मतलब जो हमारा 2025-26 का बजट था, मतलब मेन वाला। फिर अनुपूरक बजट के अनुपात का 3.03, मतलब इसका अनुपूरक बजट मूल बजट का जो मतलब इसका कितना है जी 3.03%, मतलब एक और पैसा सरकार ने सोचा कुछ और पैसा लाते हैं। कुल मिलाकर अब कितना हो गया है? तो देखिए इतना पहले 8 लाख कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 8,33,233.03 करोड़ रुपया अब हो गया। अब यहाँ पर जैसे कुछ क्षेत्रों में दे दिया गया है कि ये अपना यहाँ यहाँ पर पैसा आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आवंटित किया गया है? तो ये कह रहे हैं औद्योगिक विकास के लिए कितना आवंटित किया गया है? 4,874 करोड़ रुपए। पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़ रुपए। नगर विकास के लिए 1758 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तो ये क्या है? 3500 करोड़ रुपए। तकनीक शिक्षा के लिए मतलब टेक्नोलॉजी के लिए इसमें 639। महिला और बाल विकास के लिए 535। सौर ऊर्जा के लिए 500। चिकित्सा शिक्षा के लिए 423.08। गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 और अन्न मद के लिए कितना है? 7,344 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये इतना बजट पे अच्छा इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे अभी सरकार का बजट आने में थोड़ा सा अगर समय रहता है तो पैसे को मतलब उस टाइम पीरियड में हम अपने विकास की गति को और तेज कर सकें। ठीक है, अच्छा जब पैसा रहेगा तभी तो विकास की गति तेज होगी। अब पैसा सरकार के पास बजट में खत्म हो गया है तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? सब तो सोचेंगे अब बजट आए फिर पैसा आए फिर काम चालू हो। इसीलिए सरकार ने सोचा कि जब तक बजट अभी नहीं पेश हो रहा है, मतलब मार्च में होगा, तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं, अनुपूरक बजट ला के थोड़ा सा हम विकास की गति को बढ़ाते हैं बस। तो इसीलिए ये बीच में लाया गया अनुपूरक बजट। देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लेंगे 24,497 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ। मोटा मोटा इतना याद रख लेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं अब। करें उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 कितनी राशि का एक अनुपूरक बजट पेश किया? ठीक है, अनुपूरक बजट कितना पेश किया? 24,496.98 करोड़ का ये अनुपूरक बजट पेश किया। कि उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात का कितने परसेंट है? तो मूल बजट के अनुपात का 3.03% है। तो याद रख लेंगे 3.03% है। नहीं, देखते हैं अनुपूरक बजट 2025-26 में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई? तो हमने क्या किया? औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज्यादा यहाँ देखिए औद्योगिक विकास के लिए कितना किया गया? 4,874 करोड़ रुपया। और किसी के लिए इतना किया गया? नहीं। अन्न मद अगर दिया होगा तो ये होगा, तो अन्न मद दिया ही नहीं है उसमें। अच्छा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ याद रख लेंगे अन्न मद। ठीक है, अन्न मद के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए, औद्योगिक के लिए 4,000 करोड़, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं देखते हैं अनुपूरक बजट 2025-26 मिला उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना हो गया? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना हो गया? 8,33,233.04 करोड़ रुपया अब मिला के हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, ये देखिए क्या लिखा गया है। इसे कुल मिलाकर अब इस वर्ष के लिए कुल बजट कितना हो? 8,33,233.04 करोड़ रुपए अब हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए नहीं देखते हैं हमारा क्या है, क्योंकि 24 तो यहाँ था। ठीक है, तो मतलब ये और ये मतलब 8,736 यहाँ था। तो 8,000 और 24 जोड़ेंगे 33 नहीं हो जाएगा? तो ये पूरा हो गया 8,3,3 इतना। ठीक है, नहीं देखते हैं हमारा क्या है। 8,33,233 करोड़। अब देखिए भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी की पहल है। ठीक है, पॉइंट वाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, करें 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो परिवहन निगम है
एनसीआरटीसी, ठीक है, ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो, कहाँ पर, गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया गया। अब यह क्या है, मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये सोलर ऑन ट्रैक मतलब जो क्या है, जो ट्रेन होंगी उसके बीच में क्या सोलर लगाया जाएगा, सोलर पैनल। इस सिस्टम का उद्देश्य एनसीआरटीसी और सौर नीति के तहत कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा होगा। वर्तमान में इसकी क्षमता 5.4 मेगावाट रूफ टॉप सौर क्षमता संचालन में है। 15 मेगावाट घरेलू सौर उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15 मेगावाट घरेलू सौर ऊर्जा। पिट व्हील ट्रैक 70 मीटर इस हिस्से पर 28 सौर पैनल लगाए जाएंगे। 70 मीटर हिस्से पर 28 सौर पैनल लगाए जाएंगे। प्रत्येक सौर पैनल की क्षमता 550 हॉट पावर होंगी। कुल स्थापित क्षमता 15.4 किलोवाट पावर होगी। प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन 17,500 किलोवाट अनुमानित है। इसमें 16 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है, 16 टन CO2। तो यहाँ पर पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। ठीक है, परिवहन मतलब जो क्या है, अब किनारे किनारे ट्रैक के उसमें लगाया जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस पर स्थापित किया जाएगा, दुहाई गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, दुहाई। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम दुहाई गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम के अंतर्गत पिट व्हील ट्रैक के कितने मीटर हिस्से पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, 70 मीटर हिस्से पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, 70 मीटर। यहाँ पर क्या है, 70 मीटर के हिस्से पर 28 सौर पैनल फिट व्हील ट्रैक के 70 मीटर हिस्से पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर कहाँ, किस संस्था द्वारा लॉन्च, एनसीआरटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम, एक बार आपको बताऊं कि ये है क्या। देखिए, सोलर ऑन ट्रैक, मान लीजिए एक सोलर, ये क्या है, एक सोलर लगा हुआ है, ठीक, एक सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये कौन सा एरिया है, ये इस, ये ऐसे है। अब आप कह रहे हैं ये सूर्य भगवान है, तो यहाँ पर सूर्य, अब जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन क्या होता है, हमारा सूर्य क्या है, ये मान लीजिए ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है। फिर ये घूमते 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 कहाँ पे जाएगा, ये वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। जब ये वेस्ट की तरफ जाता है तो ये तो पैनल तो थोड़ी घूम रहा है, तो पैनल तो सिर्फ ईस्ट की तरफ है। लेकिन जब वेस्ट की तरफ जाता है तो ये जो सूर्य की रोशनी है इस पर आना नहीं, अब थोड़ी आएगा, या कम आना पड़ता है, कम आने लगता है। तो ये जैसे जैसे ये घूम रहा है, वैसे वैसे आपका सोलर भी घूमेगा। ठीक है, सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम ये होता है कि जैसे ये यहाँ पे पहुंचा तो ये भी थोड़ा सा ऐसे घूम गया, ये भी ऐसे पहुंचा थोड़ा सा, ये भी घूम गया, ये भी थोड़ा सा ऐसे घूम गया। जैसे जैसे ये वेस्ट में सूर्य यहाँ पहुंच गया, तो ये इसका ये इधर पहुंच गया, ठीक है। ताकि जब तक सूर्य की रोशनी रहे तब तक ये अपना क्या करते रहे, यहाँ से एनर्जी लेती रहे, ठीक है। तो यही होता है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम। ये कहाँ पर लगाया जाता है, ये जैसे रेल की पटरियों के बीच या सड़कों के बीच यहाँ लगा दिया जाता है ताकि हमेशा मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने समझ गया होगा कि पिट व्हील ट्रैक के में कितने मीटर हिस्से पर, ये 70 मीटर के हिस्से पर लगाया जाएगा सोलर ट्रैक सिस्टम। ये सोलर ट्रैक से कितनी CO2 उत्सर्जन की कमी आएगी, तो यहाँ पर लगभग 16 टन CO2 की कमी आएगी। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। आप देखिए, गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन का प्रमुख बिंदु क्या है, पॉइंटेबल फॉर्म में देखिए लिखा गया है पूरा। करें, गोरखपुर में रिवर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। देश का पहला ये क्या होगा, रिवर सेल होगा, ठीक है। रिवर सेल गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला रिवर सेल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। मंजूरी और सहयोग, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG से मंजूरी मिली है।
किससे मंजूरी मिली है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी से मंजूरी मिली है। रिवर सेल पर आने वाला खर्च 90% एनएमसीजी देगा, 10% नगर निगम गोरखपुर देगा। ठीक है। नदियों के संरक्षण और बाढ़ बाढ़ नियंत्रण को ये क्या करता है? ये मजबूत करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नदियों का संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को क्या करना है? मजबूत करना है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। ऐसा विकास मॉडल तैयार करना जिससे बाढ़ और दुष्प्रभाव न्यूनतम हो और काम करने का ढांचा सही हो। ठीक है। अब करें काम करने का ढांचा। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट से के साथ काम करेगा। जल स्रोतों को जीवित करना है। दो विशेषज्ञ केंद्र से आएंगे और नगर निगम टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। विशेष डिजाइनर अपनाई जाएगी। जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। बस यही सब किया जाएगा। मतलब इतना याद रखेंगे, गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। रिवर सेल को गठन को मंजूरी कहाँ दी गई है? गोरखपुर में दी गई है। करें गोरखपुर में पहला रिवर सेल क्यों बनाया जा रहा है? बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण के लिए, केवल पर्यटन के लिए? तो यही बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण के लिए रिवर सेल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। रिवर सेल पर खर्च कितना विभाजित होगा? 90% एनएफसीजी देगा, 90 एनएमसीजी देगा और 10% नगर निगम गोरखपुर देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। फिर रिवर सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिवर सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका स्रोत है जल स्रोतों का संरक्षण और बाढ़ के दुष्प्रभाव को कम करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब देखिए, कल्याण सिंह नगर प्रदेश का 76वां जिला बन गया है। कल्याण सिंह जो नगर है वो प्रदेश का 76वां जिला होगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहे हैं घोषणा तथा थे 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि राज्य का 76वां जिला कौन सा होगा? कल्याण सिंह नगर होगा। तो राज्य का 76वां जिला कौन सा होगा? कल्याण सिंह। अब क्या है? जिले का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में बनाया जा रहा है। जिले का गठन कैसे होगा? अलीगढ़ जिले की अतरौली, अलीगढ़ जिले जो लोग होंगे वहां से याद कर लेंगे। जिले की जो अतरौली और गंगीरी तहसील है, जो कौन सी है? अतरौली और गंगीरी तहसील। बुलंदशहर जिले की डिवाई तहसील, तीन है। बुलंदशहर जिले की डिवाई तहसील, अतरौली है अलीगढ़ की, और गंगीरी तहसील। ये तीनों मिलकर कल्याण सिंह नगर जिला बनाया जाएगा। तो अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि कल्याण सिंह जो नगर है, जो जिला बना रहा है, उसमें कौन सी तहसील नहीं है? तो यहाँ पर अतरौली दे देगा, गंगीरी दे देगा और आपका डिवाई दे देगा। ठीक है, डिवाई दे देगा। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा आपका नहीं है। तो कौन सा? तीनों है और लास्ट एक होगा नहीं, कोई और दे देगा। चौथा नंबर कोई और दे देगा तो उसमें वही नहीं होगा। तो अतरौली, गंगीरी और डिवाई तहसील क्या है? ये गठन करेंगे। करें जिले का उद्देश्य क्या होगा? प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना होगा। कल्याण सिंह के योगदान को सम्मान देना होगा, इसका काम होगा। कल्याण कल्याण सिंह योगदान। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1991 से 92 के बार ये मुख्यमंत्री रहे थे और 97 से 99 के बाद ये मुख्यमंत्री रहे थे। 91 से 92, 97 से 99। अतरौली उनका जन्म स्थान और निर्वाचन क्षेत्र था। तो कल्याण सिंह का जन्म स्थान कौन था? अतरौली था और उनका निर्वाचन क्षेत्र भी था। जिला क्यों महत्वपूर्ण है? जिला प्रशासनिक इकाई है जिससे स्थानिक और प्रभावी और त्वरित होंगे, बेहतर किरानों होगा, लोगों के निकट प्रशासन बढ़ेगा। तो छोटे जिलों में लोगों का निकट प्रशासन होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन के बारे में। किस दिन और कितने किसने उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह नगर को 76वां जिला बनाने की घोषणा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। कब किया? उन्होंने 29 अक्टूबर, याद रख लेंगे, 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने किया घोषणा। नेक्स्ट देखते करें कल्याण सिंह के गठन के किन तहसीलों को मिलाकर किया गया है? तो कौन कौन से तहसील होंगी? अतरौली होंगी, गंगीरी होगी ये अलीगढ़ की, और टिवाई क्या होगी? ये बुलंदशहर की होगी। तो याद रख लेंगे क्या है? अतरौली, गंगीरी अलीगढ़ से होंगी और डिवाई ये बुलंदशहर से होंगी। ये आपका सही हो जाएगा। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।
91 से क्या थे, 92 थे, और 97 से तो क्या थे, 99 के में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कल्याण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर 27वां दिव्य कला मेला 2025 के बारे में हम देखते हैं। कह रहे हैं 27वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 से 23 नवंबर 2025 को। कब? 15 से 23 नवंबर, याद रख लेंगे, 15 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? दिव्यांगजनों की सहायता सशक्तिकरण के लिए यह मेला आयोजित किया जाता है। उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने किया था। किसने किया था? केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने किया था। करें भागीदारी इसमें 18 केंद्र और राज्यों शासित प्रदेश से लगभग 100 दिव्यांग शिल्पी और कलाकार उद्यमी इसमें ने भाग लिया। प्रदर्शन क्या था? अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करना था। पहला दिव्य कला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तत्वावधान के बाद दिव्य कला मेला 206 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये पहले भी ये आयोजित हुआ है, लेकिन पहला कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में। अब ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे। पूछ सकता है कि पहला दिव्य कला मेला कब आयोजित हुआ था? तो 2022 में। और 27वां ये दिव्य कला मेला यहाँ पर है। पहला ये कब आयोजित हुआ? ये 27वां दिव्य कला मेला लखनऊ में आयोजित हुआ। तो याद रखिए, पहला तो दिल्ली में आयोजित हुआ था, और 27वां कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ ये लखनऊ में। ठीक है, ये दूसरा नहीं था, ये 27वां था। ठीक है, तो पहला दिल्ली में आयोजित, पहला दिव्य कला मेला दिल्ली में, और ये 27वां यहाँ। ये मेले का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए, निःशुल्क निःशुल्क कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराए गए। नेक्स्ट देखते हैं 27वें दिव्य कला मेला के संबंध। यह मेला उत्तर प्रदेश का लखनऊ में आयोजित किया गया। सही है। यह आयोजन 15 से 23 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ पर आयोजित कब किया गया? 15 से 23 नवंबर 2025 के बीच। एकदम सही है। तो आपका क्या है? दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 27वें दिव्य कला मेला 2025 के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने किया। तो सही है, बीएल वर्मा ने किया। यह मेला उत्तर प्रदेश के केवल उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन नहीं, 18 राज्यों के शामिल थे। तो एक वाला पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं दिव्य कला मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यांग सशक्तिकरण के तत्वावधान में यह पहला दिव्य कला मेला 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्या पहला दिव्य कला मेला 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था? हाँ, एकदम सही है। मेले में दिव्यांगजनों को निःशुल्क और कृत्रिम अंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। क्या है? मेले में दिव्यांगजनों को, ये तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब देखिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में भारत के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। भारत सरकार ने क्या किया है? वन विश्वविद्यालय, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है स्थापना को। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, गोरखपुर में अभी हमने एक भी रिवर सेल भी देखा था, और पहला रिवर सेल, अब यहाँ पर गोरखपुर में क्या किया जाएगा? विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट बस विद्यालय होगा, वन विश्वविद्यालय होगा। महत्व क्या होगा? यह पहल वानिकी और वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय फोकस क्या होगा? जैव विविधता, जैव परिवर्तन से निपटने, सतत विकास, बस यही सब फोकस होगा, जिसमें फैक्ट अभी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, परिसर का क्षेत्रफल क्या होगा? गोरखपुर में प्रस्तावित विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 125 एकड़ होगा। यहाँ पर क्या है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के निकट यह स्थित होगा, क्योंकि आपका जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर? गोरखपुर में है, इसी के निकट यह स्थित होगा। कितने इसके लिए प्रारंभिक बजट क्या है? 50 करोड़ राज्य बजट से। ठीक है, कितना? 50 करोड़ है। आधारभूत शोध प्रयोगशाला, 500 छात्रों के लिए छात्रावास होगा इसमें। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग आवास होंगे, सभागार, फैकल्टी आवास, ये मतलब विश्वविद्यालय में जो सब होता है। शैक्षणिक कार्यक्रम क्या होगा? वानिकी, कृषि वानिकी होगा, सामाजिक वानिकी होगा, बागवानी होगा, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और जलवायु अध्ययन होगा, ये सब होगा। प्रायोगिक शिक्षा, फील्ड रिसर्च, प्रत्यक्ष संरक्षण, ये बल दिया जाएगा।
कुशल मानव संसाधन हो गए, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, सतत वन संरक्षण मजबूत करना, बस यही वनों की कटाई पर को मजबूत करना, ये सब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहीं पर देखते हैं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यहाँ देखते हैं भारत के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भारत सरकार ने किस वर्ष या माह को मंजूरी दी है? कह रहे हैं भारत ने किस वर्ष या माह को मंजूरी दी है, तो किस माह को मंजूरी दी है, तो ये दिसंबर 2025 में मंजूरी दी है। तो याद रखें दिसंबर 2025 में। कह रहे गोरखपुर में प्रस्तावित वन विश्वविद्यालय के लिए प्रारंभिक बजट का कितना लगाया गया है, मतलब किया गया है, तो 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। याद रखें 50 करोड़ रुपए। कह रहे हैं अब देखिए नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड निर्माण इकाई, अब देखिए इसमें देखते हैं उद्घाटन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रख लेंगे ये मोबाइल उपकरणों के लिए पहली टेम्पर्ड गिलास निर्माण इकाई कहाँ लगाई जाएगी? नोएडा में। स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को। कौन उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्थापना में साझेदारी। यह संयंत्र ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निंग कॉर्पोरेट अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया जा रहा है। किसके साझेदारी से? ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। ब्रांड का नाम क्या होगा? इंजीनियर्ड बाय क्रोनिंग। याद रखेंगे इंजीनियर्ड बाय क्रोनिंग, ये इसका प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। बाजार आपूर्ति। इस इकाई को निर्मित के लिए आपूर्ति भारतीय और वैश्विक बाजारों में की जाएगी। बस स्मार्टफोन एक आवश्यक घटक है, अधिकतर आयात किया। जैसे अब तक क्या किया है, टेम्पर्ड गिलास का अधिकतर क्या किया जाता है? आयात ही किया जाता है हमारे यहाँ चाइना से। अब देखिए मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड गिलास इकाई कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर नोएडा में निर्माण किया जा रहा है, लगाया स्थापित किया जाएगा। देश की पहले टेम्पर्ड गिलास इकाई का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? कह रहे हैं जो देश की पहली ये टेम्पर्ड गिलास इकाई है, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 30 अगस्त 2025 को अश्विनी वैष्णव ने किया था। न देखते हैं कह रहे हैं नोएडा स्थित टेम्पर्ड गिलास किन कंपनियों की साझेदारी से स्थापित की गई है? करें उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो अभी हमने बताया कि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की। ठीक है, तो ये आपके हैं। ठीक है, यही मिलकर आपका बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब देखो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को राज्य कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य है चुनौतियों को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। मुख्य फोकस क्या था? डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात, बीमा, बाजार और प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, यही सब था। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना। क्या है? 2030 तक पंजीकृत जो निर्यातक होगा उनकी संख्या में 50% की वृद्धि करना। प्रदेश का निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। अब देखिए 822 करोड़ 82 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2030 तक प्रभावी होगी ये निर्यात। इस निर्यात प्रोत्साहन नीति 2030 तक क्या होगा? प्रस्तावित होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के लिए सब्सिडी होगा। बायर सोलर मीटर प्रदर्शनियां, इस पर गतिविधियां लगाई जाएंगी। बस वर्तमान में 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 1.70 लाख करोड़ का निर्यात है। को देश के कुल निर्यात का लगभग 5% है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों याद रख लेंगे कि अभी 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कुल निर्यात कितना है? 1.70 लाख है करोड़। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि देश का कुल निर्यात का कितना परसेंट है? सिर्फ 5% पूरे देश का निर्यात का। निर्यात की आवश्यकता, निर्यात नीति की आवश्यकता महसूस की गई मौजूदा स्तर पर। डाकघर निर्यात केंद्र पर, डाकघर निर्यात केंद्र होने पर सब्सिडी का प्रावधान होगा। करें ईसीजीसी कवरेज पर सब्सिडी। ईसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कवरेज पर होने वाला खर्च पर सब्सिडी होगा। परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव
परफॉर्मेंस लिंक इनिशिएटिव की व्यवस्था की गई है। इसका विशेष लाभ नए निर्यातकों और स्टार्टअप को मिलेगा। क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन सा, मतलब निर्यात में जो वो रखे जाएंगे। शिक्षा सेवाएं, मेडिकल वैल्यू सेवाएं, ट्रेवल, लॉजिस्टिक, पर्यटन और आतिथ्य। निर्यात आधारित विकास को मजबूत करने के लिए। ठीक है, नहीं देखते हैं हमारा क्या। अब देखिए उसी पर कुछ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2000 प्रदेश राज्य कैबिनेट को मंजूरी कब मिले। कह रहे हैं जो राज्य कैबिनेट की मंजूरी है ये कब मिली है। ठीक है, ये बताना है आपको कब मिली है। अब मतलब उसी पर हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो कब मंजूरी मिली, 2 सितंबर 2025 को मंजूरी मिली, 2 सितंबर 2025 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 राज्य कैबिनेट ने कब मंजूरी दी। तो कब मंजूरी दी, 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। नेक्स्ट देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत वर्ष 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। करें वर्ष 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। तो कब कितना, कब मतलब कब तक कितना निर्धारित रखा गया है। तो यहाँ पर 50,000 अरब डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, याद रखेंगे। 50 हजार नहीं, 50 अरब डॉलर। तो 50 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 50 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन नीति के अंदर कुल कितनी राशि के वित्तीय प्रावधान प्रावधान किया गया है। करें कुल कितनी राशि का वित्तीय प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो 822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लगभग कितना निर्यात किया गया। तो उत्तर प्रदेश में करें कुल लगभग कितना निर्यात किया गया, 1.7 लाख करोड़ का निर्यात किया गया। ठीक है, 1.7 लाख करोड़ का। नेक्स्ट देखते हैं, फिर निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन नीति 2025 के तहत सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है। तो कौन सा, तो वो कौन से, शिक्षा सेवाएं हैं। तो हमने कहा शिक्षा सेवाएं हैं जो उन सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया है। नहीं देखते हैं, देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाया जाएगा। ये कहाँ पर लगाया जाएगा सोलर पैनल, ये बताना है। देश में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीचों बीच क्या किया जाएगा, सोलर पैनल की व्यवस्था किया जाएगा। यह स्थान कहाँ होगा, बनारस रेल इंजन कारखाना बीएलडब्ल्यू में किया जाएगा। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि सबसे मतलब पहले कि पहली बार रेल की पटरियों के बीच कहाँ पर ये लगाया जाएगा सोलर पैनल, तो कहाँ बताएंगे आप, बीएलडब्ल्यू में। तकनीक क्या होगी, सोलर पैनल पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी। तो याद रखने कब है, पूर्णतः स्वदेशी, स्वदेशी तकनीक पर यह आधारित होगी, ये याद रख लेंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी, इन पैनल्स से प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कितना, 67 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उद्घाटन 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस को बीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने इस योजना की शुरुआत किया थी। किसने किया, महाप्रबंधक नरेश पाल जी ने इस योजना की शुरुआत की। स्थापना विधि, मजबूत पैनलों को एपॉक्सी एडहेटिव से कंक्रीट स्लीपर पर चिपकाया गया है। इसमें धातु कंक्रीट का मजबूत बंधन सुनिश्चित हुआ है। याद रखेंगे, धातु कंक्रीट का मजबूत बंधन यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। देश में पहली बार सोलर पैनल
कहाँ पर लगाए गए हैं, तो बनारस रेल इंजन कारखाना बीएलडब्ल्यू में लगाया गया है, याद रख लेंगे बनारस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन करें, बनारस रेल इंजन कारखाना में लगाए गए सोलर पैनलों की प्रतिदिन लगभग कितनी बिजली उत्पादन की क्षमता होगी। करें प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पादन की क्षमता यहाँ पर होगी, तो लगभग कितनी 67 यूनिट बिजली की क्षमता उत्पादन होगी, 67 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, रेल की पटरियों के बीच लगाए गए सोलर पैनलों की कुल पीक क्षमता कितनी होगी। करें जब जो पीक क्षमता होगी वो कितनी होगी, 15 किलोवाट क्षमता होगी पीक क्षमता। रेल की पटरियों के भी लगाए सोलर पैनलों का उद्घाटन किस तिथि को किया गया, करें इसका उद्घाटन किस तिथि को किया गया, तो 15 अगस्त को, हमने बताया 15 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, भारतीय रेल के अनुसार भविष्य में इस तकनीक को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किस ट्रैक का उपयोग किया जा सकता है। करें किस तकनीक ट्रैक का उपयोग किया जाता है, यार्ड जो लाइनें होती हैं उसका उपयोग किया जाता है इस तकनीक को व्यापक तौर पर। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इस मतलब थ्योरी को, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो आपका ये विजन डॉक्यूमेंट आगे आने वाले कई पेपरों में पूछ सकता है, तो हर एक टॉप पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा और हर एक चीज़ें ध्यान से आप इसको पढ़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सदन में प्रस्तुत क्या किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, विधानमंडल के दोनों सदनों में लगभग 27 घंटे की कार्यवाही के समापन पर, विधानमंडल के दोनों सदनों में 27 घंटे की जो कार्यवाही उसके समापन पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विस्तार से प्रकाश डाला। मोदी जी ने नहीं डाला, योगी आदित्यनाथ जी ने डाला। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत की तिथि क्या होगी, 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप, याद रख लेंगे, विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप कहां पर, सदन में प्रस्तुत किया। दस्तावेज की प्रकृति, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज फिलहाल एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। मुख्यमंत्री, अब ये याद रख लेंगे, प्रस्तुत की तिथि कब थी, 14 अगस्त 2025, मतलब 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त, ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट फिलहाल एक प्रस्ताव था एक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2047 का विकास का खाका 3 थीम 12 सेक्टर के आधार पर तैयार किया गया था। क्या, 3 थीम तैयार किया गया था, ठीक है। कौन सी थीम थी, इकोनॉमिक पावर, यहाँ लिखा गया है इकोनॉमिक पावर, और सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, और क्या है, 12 सेक्टर। आगे की प्रारूप के बाद पुनः सदन में रखा गया, क्षेत्रवार पर अंतिम चर्चा दिया गया। 2047 तक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना करना, 26 लाख रुपए करने का संकल्प है। प्रति व्यक्ति वार्षिक जो आय है 26 लाख रुपए करने का संकल्प रखा गया है। सार्वजनिक सहभागिता क्या होगी, इस दस्तावेज के निर्माण में 500 विशेषज्ञों सहित आम नागरिकों की सहमति ली जाएगी। आर्थिक लक्ष्य क्या है, 2030 वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश के 10 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। उत्तर प्रदेश को 10 लाख नहीं, 10 खरब, वो 2030 तक, इसका मतलब आर्थिक जो लक्ष्य रखा गया उसमें क्या रखा गया, 10 खरब, 10 खरब डॉलर, ठीक है, 10 खरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाना है 2030 तक। तो आपसे पूछा जाए कि जो योगी जी ने ये विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया उसमें 2030 तक कितनी अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो कितनी अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है, 10 खरब डॉलर का। अगले 5 वर्षों में विकास की दर 14-15 से बढ़ाकर 20% करना है, मतलब आगे अगले 5 वर्षों में विकास की जो दर होगा वो 14 से 15 बढ़ाकर 20% कर देना है, तो 20% करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा 2047 भारत को 300 अरब, वो 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। मतलब 2047 तक क्या है, 2047 तक मोदी जी ने कहा है
भारत 300 खरब डॉलर बन जाएगा अर्थव्यवस्था, ठीक है, 300 खरब डॉलर बन जाएगा। लेकिन योगी जी ने कहा है 2030 तक ही हम कितना 10 खरब डॉलर बना लेंगे, ठीक है, 2030 तक ही हम 10 खरब डॉलर। जीडीपी लक्ष्य योगदान क्या है? राज्य का जीडीपी योगदान वर्तमान में 9.3 से बढ़ाकर कितना वर्तमान 9.3 से बढ़ाकर कम से कम 16% जनसंख्या के अनुपात के 16% कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 12 सेक्टरों के आधार ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट, इन 12 सेक्टर पर विकसित किया जाएगा। आम जनता आम नागरिकों को भी सुझाव देंगे, दे सकें, आम नागरिक भी इस पर सुझाव दे सकेंगे। अब सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा सक रहा है। प्रोत्साहन व्यवस्था, उपयोगी सुझाव को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप कब? हमने कहा था 15 अगस्त से ठीक पहले 14 अगस्त, ठीक है, तो 14 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार 2047 तक उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य रखा गया है? करें 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कितना रखा गया है? तो 26 लाख रुपए, याद रख लेंगे, 26 लाख रुपए रखा गया है। एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। हाँ, 2047 तक क्या है, 26 लाख रुपए रखा गया। मैं सोचा 2030 तक है, नहीं 26 तक है, वो 2047 तक है। 26 लाख रुपए मतलब आप एक साल में 26 लाख रुपए कमाएंगे, कब? 2047 तक। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अंतर्गत प्रदेश की विकास खाका कितने थीम और सेक्टरों पर आधारित है? तो 3 थीम और 12 सेक्टर पर आधारित है, तो याद रख लेंगे 3 थीम और 12 सेक्टर पर आधारित है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश के किस आकार की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक ही, याद रख लेंगे 2030 तक ही हमारा 10 खरब, याद रखेंगे 10 खरब डॉलर, ठीक है, 10 खरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया, तो 10 खरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर देखते हैं विजन डॉक्यूमेंट 2047 आम नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाएगी? तो क्यूआर कोड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, याद रख लेंगे क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा ताकि लोग भी अपना सुझाव दे सकें। उत्तर प्रदेश पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, देखिए उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देखते हैं। लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 अगस्त 2025 को इसका लोकार्पण, तो याद रख लेंगे 17 अगस्त, ठीक है। 14 को तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर, फिर 15 नहीं, 15 को भी कुछ हुआ था, ठीक है, आगे बताइएगा 17 अगस्त को क्या हुआ बताइए। यहाँ गोरखपुर के खानिमपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? गोरखपुर के खानिमपुर, याद रख लेंगे खानिमपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। स्थापना करने का वाला समूह कौन सा था? यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टोरंटो समूह द्वारा स्थापित किया गया है। टोरंटो क्या होता है? ये गैस पाइपलाइन बनाता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी ये जो गैस आती है, अब वो टोरंटो से, पहले तो सिलेंडर मतलब लाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, ये पाइपलाइन येलो पाइप होती है उनकी और वो घर घर पहुंचा दिए हैं, तो टोरंटो गैस पर समूह द्वारा। संयंत्र की स्थापना टोरंटो गैस और टोरंटो पावर के सहयोग से की गई है। तो संयंत्र की स्थापना क्या है? टोरंटो गैस और टोरंटो पावर की स्थापना से पावर के सहयोग से की गई। महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, तो याद रख लेंगे यह उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। यह पूरे देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और पूरे देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। अगर हम कहाँ कहें कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत का कौन सा है, पूरे देश का कह रहे हैं ना दूसरा है, तो पहला कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्लांट गुजरात के कांडला बंदरगाह में स्थित है। याद रख लेंगे गुजरात के कांडला बंदरगाह में यह स्थित है। राष्ट्रीय सुझाव के से लक्ष्य से जुड़े कांडला स्थित पहला प्लांट भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। याद रख लेंगे जो कांडला स्थित प्लांट है वो क्या कर रहा था?
नेट जीरो लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक है। कांडला स्थित, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, देश का दूसरा है, पहला कांडला है, टोरंटो सहयोग में सहयोग करेगी, ठीक है। और टोरंटो गैस और टोरंटो पावर से सहयोग लिया जाएगा, और गोरखपुर के खानिमपुर में है यह। और किसने लोकार्पण किया? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी ने। करें पायलट परियोजना, उत्तर प्रदेश के में यह पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस संयंत्र में प्राकृतिक गैस के साथ 2% तक ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया गया जाएगा। प्राकृतिक गैस के साथ 2% तक ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। आपूर्ति व्यवस्था क्या है? मिश्रित गैस की आपूर्ति स्थानीय गैस ग्रिड के माध्यम से किया जाएगा। यह गैस को ना घरेलू गैस सीएनजी उद्योगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन। यह वार्षिक, मतलब पूरे वार्षिक में 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। स्वच्छ ऊर्जा हरित, इस पर मजबूत, मतलब इसी पर बल दिया जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? गोरखपुर के खानिमपुर में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के खानिमपुर में। उत्तर प्रदेश के खानिमपुर में नहीं, गोरखपुर के खानिमपुर में। तो गोरखपुर के खानिमपुर में यह उत्तर प्रदेश का पहला है। तो पहला जो पूरे देश का कांडला में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण कब किया गया? तो ये 17, हमने कहा था ना 14 को भी ये काम हुआ था, और 17 अगस्त 2025 को। यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किन कंपनियों के समूह से? तो ये टोरंटो जो समूह है, इन्हीं के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे टोरंटो। अगर देखिए, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ हमने आपके लिए हार्ड वर्क किया है, थ्योरी के साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। करंट अफेयर अगर पढ़ना हुआ तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। करें उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? करें ये प्रतिवर्ष कितना? तो एक बार हम देखते हैं प्रतिवर्ष लगभग कितना, तो 72 था ना। देखते हैं, यहाँ देखिए 72 ना, 72 टन ग्रीन प्रतिवर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 72 टन, ठीक है। यहाँ 72 टन नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थित है। तो कांडला गुजरात में, ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना, ये क्या है? ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना समझौता क्या होता है? 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और यूके के एफसीडीओ एफसीडीओ के बीच समझौता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इसमें क्या है? योजना का नाम ट्यूनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। ट्यूनिंग जो योजना है, ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। लाभार्थी हर साल 5 छात्रों को यूके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। लाभार्थी कौन होगी? हर साल 5 छात्रों को यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब अगर यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो क्या है? मास्टर की डिग्री, मतलब मास्टर की जो डिग्री होगी, पीजी, उसके लिए सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाएगी ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना में। तो आपसे ये पूछे कि ये ट्यूनिंग छात्रवृत्ति योजना में किसके साथ समझौता हुआ? यूके के साथ। ये है क्या? तो यूके में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। बस इतना ये याद रखेंगे। नहीं, देखते करें योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश के मेधावी लाभार्थी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्रदान प्राप्त करने का अवसर देगा, ठीक है। समय अवधि देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2027-28 तक 3 वर्षों में संचालित होगी। इसके बाद 2028 से योजना का नवीकरण किया जाएगा फिर, ठीक है, 2028-29 में। देखिए, ये देखिए भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी
कैमरन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के समक्ष एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति ऋण, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण, ये दूसरा टॉपिक है, इसका और उसका दोनों क्वेश्चन अभी बताएंगे। प्रति व्यक्ति ऋण अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 37,500 का ऋण है। तो प्रति व्यक्ति मतलब राज्य वित्त आयोग के अनुसार क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर कितना है, 37,500 का ऋण है हर व्यक्ति पर। कुल ऋण का अनुमान कितना, पिछले 5 वर्षों में यूपी का उधार जो 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे कि यूपी का उधार पिछले 5 वर्षों में कितना है, 5 लाख से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, 6 लाख करोड़ हो गया है। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा राज्य का राजस्व घाटा 2.97% है। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, मतलब आरबीआई द्वारा जितना निर्धारित किया गया सीमा उसी के भीतर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 2.97%। ने देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है, करें ऋण का अर्थ है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार ऋण का बढ़ना विकास का संकेतक भी हो सकता है, क्योंकि बुनियादी ढांचे के विकास पर जितना खर्च बढ़ेगा ऋण भी उतना बढ़ेगा। मतलब आप के पास अगर ऋण ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप विकास कर रहे हैं, मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं। शर्त यह खर्च पारदर्शी और प्रबंधन नीति के तहत हो, मतलब पारदर्शी होना चाहिए और प्रबंधन नीति मैनेजमेंट के तहत होना है। ये नहीं कि ऋण पे ऋण ऋण पे ऋण लिए जा रहे हैं। ऋण का उपयोग और केवल ऋण का आकार महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान योजना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। यहाँ देखते हैं ट्यूनिंग भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यूपी छात्रवृत्ति योजना के तहत हर वर्ष कितने छात्रों को यूके में मास्टर डिग्री हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो बताइए, करें जो ट्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी योजना में प्रतिवर्ष कितने छात्रों को, तो प्रतिवर्ष 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितने, 5 छात्रों को। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और एफडीओ यूके के बीच ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना कब एमयू संबंधित एमयू कब हुआ, मतलब कह रहे हैं दोनों देशों में जो ये एमयू साइन हुआ है ये कब हुआ है, ये बताना है यहाँ पर आपका, कब एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ये एमयू पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कब हस्ताक्षर किए गए हैं, 19 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। नहीं, देखते हैं अगर राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अगस्त 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण कितना है। कहें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण कितना है, अभी बताइए कितना ऋण है। तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण कितना है, 37,500 प्रति व्यक्ति ऋण है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखते हैं अब देखिए लखनऊ शून्य अपशिष्ट शहर, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ क्या है, शून्य अपशिष्ट, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर। उपलब्धि दिनांक 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया। अभी गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्राप्त किया था ना, अब ये शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। सीवरेज संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई। लखनऊ शहर प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। 2022 में सीवरेज साइट की स्थित 18.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट था। समाधान 106.18 करोड़ की परियोजना शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन 96.53 करोड़ का वित्त पोषण हुआ है। 12.86 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट को संसाधित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर कौन बना है, ये लखनऊ बना है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। पेयजल
स्वच्छता मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये पेयजल स्वच्छता मंत्रालय और शहरी आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मिशन को एसबीएम ग्रामीण और एसबीएम शहरी में विभाजित किया है। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। उद्देश्य क्या है? भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है? ये ग्रामीण और स्वच्छ शहरी दोनों में डिवाइड किया गया है। व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ को शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा कब दिया गया है? कह रहे हैं लखनऊ को शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा ये कब दिया गया है, ये बताना है। बताइए, कब दिया गया भारत को शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा? तो अभी हमने क्या पढ़ा, भारत मतलब इसमें मतलब ये शून्य अपशिष्ट शहर का जो दर्जा दिया गया है, मतलब इसको ये लखनऊ को दिया गया ना, तो कब दिया गया? जो 2 जुलाई 2025 को। कल लखनऊ में सीवरेज संयंत्र प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन का प्रोसेसिंग किया है? तो कितने टन का? तो 2000 मीट्रिक टन का। ठीक है, सीवरेज प्रोसेसिंग यही पूछ सकता है, लखनऊ में सीवरेज मतलब सीवरेज संयंत्र कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। करें, यहाँ पर क्या करें? करें सीवरेज साइट 2022 में संचित अपशिष्ट कितना था? तो 18.5 था। करें गाजियाबाद में WHO और IRCH वर्कशॉप, ठीक है, WHO और IRCH वर्कशॉप हुआ है, इसमें बताना है। कार्यक्रम का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2025 को गाजियाबाद के होटल फॉर्चून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO और IRCH का वर्कशॉप हुआ है। ठीक है, WHO IRCH इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल, इसका क्या हुआ है? कार्यक्रम आयोजित हुआ है, दोनों हर्बल मेडिसिन। ठीक है, आयोजक और सहयोगी संस्था भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक औषधि संयोजन आयोग PCMIM और H के समर्थन से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, करें प्रतिनिधियों की इसमें भागीदारी क्या है? विश्व भर में प्रतिनिधि इस वर्कशॉप में शामिल हुए। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जैसे भूटान के, ब्रुनेई के, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे। कुछ देशों के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े, जैसे ब्राजील, मिस्र और अमेरिका के प्रतिनिधि। ठीक है, इसमें देखते हैं हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना, इस पर बात की गई। देखिए, WHO IRCH वर्कशॉप गाजियाबाद में कहाँ पे आयोजित की गई? पहले ये याद रख लीजिएगा, गाजियाबाद में आयोजित किया गया। अब ये कब आयोजित किया गया, ये बताना है। तो ये गाजियाबाद में आयोजित किया, कब आयोजित किया गया? 6 से 8 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। 6 से 8 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। करें WHO IRCH वर्कशॉप का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? ये कह रहे हैं किसके सहयोग से किया गया ये। तो ये किसके सहयोग से किया गया है, ये बताना है आपको। तो ये किसके सहयोग से किया गया? ये आयुष मंत्रालय और WHO और PCIM&H, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, इसके सहयोग से किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें लर्निंग बॉय डूइंग LBD कार्यक्रम। अब देखिए ये क्या है। करें शुरुआत 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लर्निंग बॉय डूइंग LBD कार्यक्रम शुरू किया। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि लर्निंग बॉय डूइंग जो कार्यक्रम है, ये किस लिए शुरू किया गया? तो सरकारी जो स्कूल है उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया गया। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। ठीक है, तो मतलब ये हमेशा ये उस पर ही केंद्रित नहीं रहेगा, ये क्लास की बुक्स पर, नोट्स पर, ये व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो लर्निंग बॉय डूइंग क्या है? तो मतलब यह है जो बॉय करेगा काम, वो लर्न मतलब कुछ करके करना है, इसको इसको ये है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे।
कब से कब कौन से छात्र इसमें शामिल होंगे? कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। इतना याद हुआ? अब देखिए, ये प्रशिक्षण के क्षेत्र कौन से होंगे? लकड़ी के कार्य, मतलब कारपेंटर बनाना सिखाया, मतलब कारपेंटर कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। धातु के कार्य, ठीक है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य की पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ लगवाए जाएंगे, ठीक है, उसको बड़ा किया जाएगा, फल फ्रूट देखे जाएंगे, तो ये ऊर्जा या सोलर पैनल्स के थ्रू दिखाया जाएगा। तो ये 6 से 8 के बच्चों के लिए ये सब कराया जाएगा। पायलट चला, 15 जिलों के 60 स्कूलों में कार्यक्रम लागू किया गया है, ठीक है। 15 जिले के 60 स्कूलों में ये कार्यक्रम लागू किया गया है। 5,997 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में उपस्थित और सहभागिता में वृद्धि होगी। हाँ, ये कार्यक्रम अच्छा है मेरे ख्याल से। इससे विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा बनेगी, ना कि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के और बुक्स पढ़ के, तो उससे बोरिंग फील होता है। इससे लड़कों में क्या है, बच्चों में जिज्ञासा होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विस्तार 3,288 अतिरिक्त स्कूलों के कार्यक्रम का विस्तार प्रस्तावित है, ठीक है। और इस यह समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाएं के तहत किया जाएगा। यह विस्तार किसके तहत किया जाएगा? समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत इसका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो मतलब इसका विस्तार किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एलबीडी की प्रयोगशालाएं, 5 शैक्षणिक 2024 एलबीडी की प्रयोगशालाएं क्या है? 2,774 उच्च प्राथमिक समग्र स्कूलों में आधुनिक एलबीडी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 के केंद्रीय बजट के अनुसार एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है। यह प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को समाहित करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और शिक्षक शिक्षा को। इन तीनों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत कौन कौन सी योजनाएं जोड़ा गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ा गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा को, शिक्षक शिक्षा को। एलबीडी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? कह रहे हैं जो एलबीडी कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 14 जुलाई को की गई। 14 जुलाई 2025 को एलबीडी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कह रहे हैं एलबीडी कार्यक्रम का उद्देश्य किस छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना? क्लास 6 से 8 तक के छात्रों को एलबीडी कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। नहीं, देखते हैं, करें पायलट चरण एलबीडी कार्यक्रम को कितने स्कूलों में लागू किया गया? तो पायलट चरण में एलबीडी के जो कार्यक्रम है, इसको कितने स्कूलों में? इसको 60 स्कूलों में लागू किया गया है। याद रखिएगा, 60 स्कूलों में लागू किया गया है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ पर आपके वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। अब इसमें तो कोई थ्योरी बनेगा नहीं, इसमें जो वन लाइनर फॉर्म में है क्वेश्चन उनको एक बार देख लीजिए। लगभग क्या पूरा आपका जो ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर था वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो में, इसी एक वीडियो में पूरे 6 महीने का करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या करें, 28 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के किस एआई आधारित ऐप का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक एआई ऐप का शुभारंभ किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम यक्ष ऐप है। याद रख लेंगे, उसका नाम क्या है? यक्ष ऐप है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अरे दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट का पाठन अनिवार्य कर दिया है। करें सभी स्कूलों में मॉर्निंग जो असेंबली में 10 मिनट किसका पाठन अनिवार्य कर दिया है? कि जो मॉर्निंग असेंबली होगी उसमें 10 मिनट तक पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना अनिवार्य है? तो उसमें आपको न्यूज पेपर पढ़ना अनिवार्य है। याद रख लेंगे, समाचार पत्र, न्यूज पेपर पढ़ना अनिवार्य है। मतलब जैसे आप जब राष्ट्रगान करते हैं, जनगण मन अधिनायक जय, तो वो तो खत्म हो जाता है तुरंत। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है 10 मिनट पेपर पढ़ना है। तो आप पेपर लेके जाइए या पेपर पढ़ा रहे वहां पे, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो 10 मिनट पेपर समाचार पत्र आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है।
कह रहे हैं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। कह रहे हैं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, तो हमने क्या बताया, गोरखपुर में। अभी आपने पढ़ा कि गोरखपुर में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। कह रहे हैं नवंबर 2025 में यूनेस्को उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों की सूची में, तो लखनऊ को। इससे पहले कौन, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। क्या है, दिसंबर 2025 में यूपीईएसएससी का अध्यक्ष किस पूर्व डीजीपी को नियुक्त किया गया है। तो यूपीईएससी का जो वो अध्यक्ष है, यूपीईएससी है क्या, क्या है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इस किसको नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार को। कहें उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि के रूप में के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है। तो जो आधार कार्ड है उसको जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी। आधार कार्ड आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बताएगा। 11 नवंबर 2025 को भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेंडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ। कह रहे हैं 11 नवंबर 2025 को भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ, ये बताना है। तो ये किस शहर में हुआ, तो ये किस शहर में हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। तो याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किसे राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। किसको, कल्याण सिंह नगर को उत्तर प्रदेश राज्य ने 76वां जिला घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। रेनबो वाटर स्नेक कहाँ पर पाया गया, तो ये कहाँ पाया गया, तो रेनबो वाटर स्नेक ये दुधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया। तो याद रख लेंगे कहाँ पर, दुधवा टाइगर रिजर्व में ये पाया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में ये पाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या करें 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश में पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ किया। तो ये कहाँ किया है, तो ये किया है आपके गंगा घाट वाराणसी में। तो गंगा घाट वाराणसी में किया गया। तो याद रख लेंगे गंगा घाट वाराणसी में। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद, जो केंद्र सरकार के वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो वो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो याद रख लेंगे प्रथम स्थान पर है। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश ने आईआईटी रुड़की के साथ, याद रखेंगे आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है। करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। देश का पहला रिवर सेल कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये कहाँ बनाने का रिवर सेल, तो ये गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में निर्णय लिया गया है। कह रहे हैं 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा किस शहर में स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। याद रख लेंगे कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। कहें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। पर्यावरण उत्तर प्रदेश किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया है, तो पार्वती अर्गा। याद रख लेंगे कौन सा है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो पार्वती जो अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ये है, इसको क्या किया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। और पार्वती अर्गा है कहाँ, तो पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। कहाँ पर, गोंडा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया गया। नो हेलमेट नो फ्यूल योजना, तो ये 1 सितंबर 2025 से शुरू किया गया। याद रख लेंगे 1 सितंबर 2025 से। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की आदि संस्थानों के सहयोग से कितनी नदियों को पुनरुद्धार करने के लिए अभियान शुरू किया है।
तो कितनी नदियों को? तो ये 75 जो छोटी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, 75 छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए क्या है, ये अभियान शुरू किया है। किसके किसके साथ? तो ये ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि 75 नदियों के लिए किन संस्थानों के साथ सही ये पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। करें 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। याद रख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर का, तो उसके परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसके परिसर का उद्घाटन उन्नाव में किया गया। याद रख लेंगे, उन्नाव में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया? पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन। याद रखें, गोमती नगर लखनऊ का रेलवे स्टेशन पहला प्राइवेट है। कह रहे हैं WHO IRCH वर्कशॉप 6 से 8 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अभी हमने बताया गाजियाबाद में ये आयोजित हुआ। ठीक है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक स्थल, बौद्ध स्थल जिसे यूनेस्को के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल में नामांकित के लिए नामांकित अभी नामांकित हुआ है। ठीक है। तो वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो सारनाथ है। वाराणसी का सारनाथ, याद रख लेंगे, सारनाथ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल ट्यूनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत किस देश के में अध्ययन हेतु किया? तो अटल ट्यूनिंग हमने बताया है, जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है। तो अटल ट्यूनिंग क्या है? अटल ट्यूनिंग ये ऑस्ट्रेलिया, वो सॉरी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के सहयोग, याद रखेंगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अभी हमने पढ़ा है ना, ब्रिटेन। ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकार्पित किया? कहां पर देश का पहला और दूसरा? तो देश का पहला है वो, सॉरी देश का दूसरा है और प्रदेश का पहला है। देश का पहला कौन सा है? तो कांडला। कहाँ पर है? गुजरात में है कांडला। ठीक है, गुजरात में है, क्या है? कांडला है। ये पहला है। दूसरा, और ये उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा है? गोरखपुर के खानिमपुर में। याद रखें, गोरखपुर के खानिमपुर में। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम रामपुरी कर दिया गया है? तो शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम, किसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया? तो उस तहसील का नाम क्या था पहले? तो उसका नाम था जलालाबाद। याद रखेंगे, जलालाबाद। ये शाहजहांपुर में हमने एक विश्वविद्यालय भी आ रहा, वो भी पढ़ाए थे इसे। ठीक है, सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। ठीक है, यही शायद कुछ नाम था। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये क्या, केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर किस तहसील का नाम? तो जलालाबाद तहसील का नाम, ठीक है, परशुरामपुरी कर दिया है। तो बस इतना ही करंट अफेयर आपके किस में था, इतना करंट अफेयर आपके इस घटना सार बुक में था, जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, बस यही आपसे उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। और भी करंट अफेयर इसी बुक का देखने के लिए, इसी टाइप का, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।